आपको तो देखा देखा लग रहा है। स्टार्ट कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन, ठीक है। स्टार्ट करें। तो आप लोग ये बताइए, ये बैच आपका दरोगा का टारगेट बैच है, राइट? हाँ। आप लोग दरोगा का सिलेबस कोई आप लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं दरोगा वाला? ऐसा ही वाला फर्स्ट टाइम है आपका? जब आपको पढ़ाते थे ना उस टाइम मेरा दरोगा का फिजिकल का तैयारी करते थे हम। जब आपको क्लास लेते थे तो क्लास छोड़ने का रीज़न भी यही था उस वक्त मेरा, क्योंकि जब आप लोग क्लास लेने आते थे दौड़िएगा तो आपका पैर की स्थिति खराब हो जाएगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है आप जनवरी के 18 या 21 जनवरी को होने का, 18-22 जनवरी को सीट 1875 है। आप लोग में से कौन कौन एग्ज़ाम दे चुका है? आप लोग, आपका पहला अटेम्प्ट है? आप सबका सबका पहला अटेम्प्ट है? नहीं, बिल्कुल पहले ही लास्ट हो जाएगा। आपको 2-3 चीज़ जानना होगा, ठीक है ना? दरोगा के सिलेबस से पूरी तरह से रूबरू हैं? कहाँ से कैसा पीवाई को देख चुके हैं? मॉडर्न हिस्ट्री उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितना क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री में? देखिए, हिस्ट्री से लगभग लगभग आपका कितना टोटल एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न मिला के, एंशियंट मिडाइवल और कुछ कुछ क्वेश्चंस रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री का भी, ये भी ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, लेकिन दरोगा में हर बार वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है? मैक्सिमम संधि के बारे में पूछा जाता है कि ये संधि कब हुआ था और किन देशों के बीच में हुआ था। संधि जब भी पूछी जाएगी किन्हीं दो देशों के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, या फिर आपका ओपियम वॉर में, जब भी कोई इंपॉर्टेंट संधि हुआ है तो संधि पूछा जाएगा। जब पिछली बार पूछा गया था नैनकिंग का संधि, नैनकिंग का संधि, एनी आइडिया? कोई आइडिया है आप लोग को कब हुआ था? ये हुआ था अफीम युद्ध में। अफीम युद्ध भी पढ़ेंगे आप किसमें? आधुनिक भारत में। अफीम युद्ध भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग चाइना को क्या बेचते थे? अफीम बेचते थे, और चाइना से क्या लाते थे? चाय लाते थे। धीरे धीरे यही कॉन्फ्लिक्ट का जड़ बन गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर डज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट? कहाँ से शुरू होता है? हम लोग, एक सबसे बड़ा बात है कि इन दो तीनों के बीच में एक विभाजन रेखा है, ठीक है ना? प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत के बीच में एक विभाजन रेखा है, और उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में एक विभाजन रेखा है। आइए, क्या है विभाजन? 1707 से। आप बोलिए मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से। आप लोग तो मेरा काम आसान कर रहे हैं, उसके पहले हमको पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। फिर 1707 से आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कीजिएगा। कब से आधुनिक भारत कब से शुरू हो? थोड़ा आगे आ जाइए। आधुनिक भारत कब से शुरू होता है? 1400 विद द अराइवल ऑफ यूरोपियन से। यूरोपियों का आगमन से हम लोग मानते हैं कि आधुनिक भारत का शुरुआत हो चुका है। हालांकि ये थोड़ा विवादित बात इसलिए है क्योंकि यूरोपीय भारत में आएंगे कब? 20 मई 1998 से, 1498, सॉरी 1498, 20 मई 1498 को आएंगे। और भारत में मुगल कब आएंगे? मुगल आएंगे 1526 में, फर्स्ट पानीपत के युद्ध के बाद से। तो इसको हम लोग आधुनिक क्यों कहें, इसको हम लोग मध्यकालीन क्यों कहें? सवाल तो बनता है।
ऐसे क्यों कहें? हम लोग अगर इसको आधुनिक मान रहे हैं तो उसके बाद का घटना इसको आधुनिक क्यों नहीं मान रहे हैं? इसलिए नहीं मान रहे हैं। कोई बोल सकता है इस पे जल्दी से? बोलिए। नहीं, हमारे इतिहासकार लोग क्या उनके पास दिमाग कमी है? ऐसा क्यों किए वो लोग? अगर सिर्फ अगर फॉरेनर ही थे तो इनको स्पेक्ट्रम वाला पहला चैप्टर इसे क्यों शुरू करता है? अराइवल ऑफ यूरोपियन से। स्पेक्ट्रम वाला को राजीव अहिर को तो शुरू करना चाहिए था आपको। आप लोग जो बोले 1707 से क्यों? बोलिए। ये इसलिए बोला जाता है, ठीक है, आप थोड़ा सा सही बोले हैं कि ये लोग जब भारत आए थे, जब यूरोपियन भारत आए थे तो यूरोपियन एक नया विचार को लेके आया था भारत में। और विचार किसका था? वो विचार था प्रबोधन का। वो विचार था रेनेसा का। रेनेसा का विचार था, ठीक है ना? रेनेसा का विचार मतलब, रेनेसा का मतलब हिंदी होता है पुनर्जागरण। मतलब माना यह जाता है कि यूरोप जो है मध्यकाल में धार्मिक प्रभाव के कारण यूरोप सोया हुआ था। यूरोप में धार्मिक पाखंड चरम पे था। यूरोप में पोप का साम्राज्य चरम पे था। पोप भ्रष्टाचार करता था। और यहीं पोप के भ्रष्टाचार से ही कहानी शुरू करेंगे। क्या यूरोप में बदलाव हुआ और कैसे कैसे भारत में उस बदलाव के कारण यूरोपीय लोग भारत क्यों आए? सवाल यहीं से शुरू करेंगे। यहीं से आप लोग का टॉपिक शुरू होगा, अराइवल ऑफ यूरोपियन। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन जो है भारत में, यूरोपियन तो आए कब? 1498 में आए, ठीक है? 1498 में भारत आए यूरोपियंस। अब थोड़ा सा इस पे मैप खुलेगा क्या? वर्ल्ड मैप? हाँ, किन्हीं को आता है चलाने? खोलने आता है? कोई बात नहीं, आप लोग अपना गूगल पे खोलिएगा मैप ऑफ यूरोप। चलिए जल्दी से ओपन मैप ऑफ यूरोप। हाँ, ये है, ध्यान रखिएगा, ये है यूरोप का मैप। यूरोप और एशिया को, ज्योग्राफी का सवाल आप लोग से, यूरोप और एशिया का बंटवारा कैसे होता है? कैसे यूरोप और एशिया के बीच में ज्योग्राफी का दरोगा का PYQ है? हाँ, एक माउंटेन बोल रहे हैं, माउंटेन का नाम गलत बोल रहे हैं आप। यूराल पर्वत। यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, ब्लैक सी, ये सब मिलके यूरोप को एशिया से डिवाइड करता है। और यूरोप को एशिया से जोड़ने के लिए एक छोटा सा स्ट्रिप है जिसको कहते हैं टर्की का। इसको उस वक्त पहले बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल और अभी बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल देखिएगा, टर्की और यूरोप के बीच में छोटा सा एक जुड़ाव है, बॉस्फोरस आपका यहाँ पर मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के बीच में। ये देखिएगा, ये वाला ये वाला हिस्सा आप लोग को देखना है। ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। अब इस पे उस वक्त हुआ क्या कि यूरोप में एक तरफ होली रोमन एम्पायर था और दूसरी तरफ ओटोमन साम्राज्य था। ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर जो था उसमें टर्किश मुस्लिम लोग थे और होली रोमन एम्पायर में क्रिश्चियन लोग थे, ठीक है? आइए, 1453 में 1453 में एक ऐतिहासिक घटना होगा। और वो जो छोटा सा स्ट्रिप दिखाए हैं आपको, जिसको अभी हम लोग इस्तांबुल कहते हैं और उसको कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पे ओटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद से यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापार का मार्ग था वो मार्ग बंद हो गया। जब व्यापार का मार्ग बंद हुआ तो यूरोप के जो व्यापारी थे वो परेशान हो गए, क्योंकि भारत का मसाला का ज़रूरत यूरोप को बहुत पड़ता था। भारत का लग्जरी गुड, भारत का मसाला, ये सब यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। और उसी वक्त यूरोप में आइडिया आया पुनर्जागरण का, रेनेसा का, कि हम लोग मानवता की ओर चलें, हम लोग विज्ञान की ओर चलें, पाखंड को छोड़ें, विज्ञान की ओर चलें।
जब यूरोपियंस विज्ञान की ओर गए तो बड़े बड़े जहाज बने, बड़ा बड़ा जहाज बना जिसपे कोलंबस, वास्को डी गामा जैसा लोग बैठा और भारत की खोज में यूरोप से निकल गया। अब आप लोग देखिएगा मैप में, आप लोग गूगल में वर्ल्ड मैप खोले रहिए। अब देखिएगा, आप लोग लोकेट कीजिए कि फ्रांस और पुर्तगाल, सॉरी स्पेन और पुर्तगाल कहां पे है। लोकेटेड जल्दी। हाँ, पुर्तगाल और स्पेन ऊपर में है, एकदम कोना में है यूरोप के, ध्यान रख रहा होगा। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ही दुनिया में भारत की खोज पर क्यों चले, क्योंकि उनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या था, एकदम साइड में थे। हाँ, और 1490 के आसपास एक संधि साइन हुआ। ये संधि पूछ सकता है आप लोग भी, इसलिए इंपॉर्टेंट संधि है, लिखिएगा इसको, नोट डाउन कीजिएगा। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलियास, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलियास, ट्रीटी लिख देते हैं, टॉर्डेलियास की संधि, टॉर्डेलियास की संधि, टॉर्डेलियास। टॉर्डेलियास की संधि, ये संधि में क्या था, ये संधि हुआ था 1493 के, ठीक है ना। ये संधि में क्या था कि स्पेन और पुर्तगाल ने, ध्यान रखिएगा, ये है आपका अटलांटिक महासागर। यार देखिए सब लोग, ये है आपका अटलांटिक महासागर, दिख रहा है आपको, अटलांटिक महासागर किसको अलग करता है, यूरोप को और अमेरिका को, ठीक है। ये है अटलांटिक महासागर। स्पेन और पुर्तगाल ने इसको एक इमेजिनरी लाइन से बांट दिया। वो इमेजिनरी रेखा ये था कि ये मान लीजिए ग्रीनलैंड से एक इमेजिनरी रेखा को खींच दीजिए, और इसने बोला कि स्पेन जो है इस इमेजिनरी रेखा के वेस्ट में भारत को खोजेगा और ये इसके ईस्ट में, पुर्तगाल इसके ईस्ट में भारत को खोजेगा। तो बंटवारा हो गया कि भाई ये जो बीच वाला जो जगह है, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, और इसके बीच से रेखा खींच दीजिए। स्पेन किधर खोजेगा भारत को, इधर पश्चिम की ओर, और पुर्तगाल कहां खोजेगा भारत को, पूर्व की ओर। इसीलिए स्पेनिश या सैलानी क्रिस्टोफर कोलंबस भारत खोजने के लिए किधर गया, यूरोप से इधर, और किधर उतरा हुआ 1492 में, कैरेबियन का पोर्ट ऑफ स्पेन, अमेरिका में पोर्ट ऑफ स्पेन उतरा। यहां से भी गाड़ी निकला, यहां से भी गाड़ी निकला, पहले तो निकला था 1487 में बार्थोलोम डियाज का, लेकिन ये इसका गाड़ी अटक गया कहां पर, केप ऑफ गुड होप में। केप ऑफ गुड होप कहां पे है, दक्षिण अफ्रीका में है, जिसको अब हम लोग बोलते हैं केप टाउन, केप टाउन। लेकिन 1498 होते होते वास्को डी गामा जो है हमारे भारत का कालीकट, जिसको अभी कालीकट को अभी क्या बोलते हैं, कौन शहर है वो, एकदम सही, कोची है, कोची में उतरा, और उसका स्वागत किसने किया, वहां के राजा ज़ेमोरिन, उसका वहां के राजा ज़ेमोरिन ने। जब वास्को डी गामा भारत आया तो वास्को डी गामा को व्यापार करने में जो लोकल व्यापारी थे वो उनका विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि केरला के जो लोकल व्यापारी थे उस वक्त अरब लोग थे, और अरब लोग बेसिकली क्या थे, अरब लोग, ये क्या क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, अरब लोग बेसिकली मिडिल मैन थे, ठीक है ना। अरब लोग, हमने तो मिडिल मैन की हिंदी बोलने वाले थे, लेकिन अब अरब लोग जो क्या थे, मिडिल मैन थे। वो क्या करते थे कि भारत के माल को यूरोप को पहुंचाते थे, यूरोप के माल को भारत को पहुंचाते थे, और बीच में वो लोग उसका कमीशन खाते थे। अब उन लोगों को, अरबी मर्चेंट लोगों को लगा कि यार ये तो डायरेक्टली आ गया, हम लोग का बिजनेस क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए शुरुआत में उसका विरोध हुआ। लेकिन बाद में पुर्तगाली साम्राज्य अपने आप को भविष्य में मजबूत किया, अपना वायसराय बैठाया, और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ेगा।
आगे जो भी कहानी बढ़ेगा हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हुए जाएंगे, क्योंकि ये आप लोग का टारगेट बैच है। तो हम होप करते हैं आप लोगों को कि बेसिक्स आप लोग का क्लियर हो। अगर ना भी क्लियर होगा तो हम आपको बता देंगे क्वेश्चन से। आइए, पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट? 1498। डेट भी 20 मई माना जाता है, 20 मई। हालांकि कहीं का अलग भी दिया रहता है, लेकिन यूपी के दरोगा में 20 मई 1498 एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। तो वास्को डी गामा, स्वागत कौन किया था? राजा ज़ैमोरिन। तो इसमें कहानी लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा जो है वेस्टर्न कोस्ट में 20 मई को अराइव हुए थे, और उसके बाद से इसमें एक और बात लिखा हुआ है कि द वॉयज ऑफ वास्को डी गामा ओपन दैट न्यू ट्रेड डायमेंशन ऑफ इंडो पोर्तुगीज अलायंस, ठीक है। और हाँ, यहाँ से वास्को डी गामा जब वापस गए थे तो क्या लेके गए थे? काली मिर्च को लेके गए थे, और काली मिर्च को वो 60 गुना मुनाफा से बेचे। अब बिजनेस में एक खेल होता है कि जब एक बिजनेस हिट हो जाता है तो लोग उस बिजनेस को फॉलो करना शुरू करते हैं। जैसे कि याद होगा आपको कि आज से 10 साल पहले वो चंपारण मीट हाउस नाम का दुकान खोला था पटना में, लेकिन आज पूरा बिहार, पूरा दिल्ली तक चंपारण मीट हाउस का आइडिया कॉपी हो गया। तो बिजनेस का आइडिया कॉपी जल्दी हो जाता है। जिस तरह से वास्को डी गामा प्रॉफिट कमा के आए, सारे यूरोप के व्यापारी जो है भारत की ओर भागना शुरू कर दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में क्या आपका? हाँ, हिंदी में कि इंग्लिश में है आप लोग का? ठीक है, जल्दी इंग्लिश वाला जल्दी देखिए। आप लोग का टाइम हुआ खत्म। हाँ, आइए देखिए, वास्को डी गामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1498 वास्को डी गामा की भारत यात्रा के दौरान ज़ैमोरिन कालीकट का शासक था, ठीक है। अपनी पहली यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 वर्ष तक भारत में रहा। वास्को डी गामा 1501 में पुनः भारत आया। कौन सा सही है इसमें? सब सही है। कितने लोग बोलते हैं ये? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, वास्को डी गामा, आप लोगों को बारे में मालूम है कि वास्को डी गामा एक बार गया था फिर दोबारा भारत आया था, और तिवारा भी भारत, हाँ तिवारा, जो तिवारा आया था तो भारत में ही मर गया था। तिवारा कब आया था? 1524 में आया था, और दोबारा जो आया था 1503 में आया था, 1503 या 2 में आया था, 1501 में नहीं आया था। देख लीजिए क्या आंसर इसका, कि वास्को डी गामा स्टेड इंडिया 3 मंथ्स, कालीकट पर ज़ैमोरिन, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। हाँ, 1502 में, हाँ 1502 में भारत आया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अपना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी होता क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था? देखिए सिंपल है कि उस वक्त पुर्तगाली लोग समझता था कि भारत की धरती पर मुगलों से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मुगल कमज़ोर है वहाँ पर हम लोग अपना साम्राज्य बना सकते हैं। मुगल लोग लैंड पे तो बहुत अच्छे से लड़ सकता था, भारत के जितने शासक थे, लेकिन हमारे पास नेवल सुपीरियरिटी नहीं था, ठीक है ना। हमारे पास बड़े बड़े जहाज भारतीय शासक के पास नहीं थे। पहला भारतीय शासक जिसने बड़ा बड़ा जहाज बनाने का काम किया था मध्यकालीन भारत में, बोल रहे हैं कौन बोले? चोल, हाँ चोला के बारे में। और इंडियन नेवी किस राजा को मानता है कि फादर ऑफ इंडियन नेवी? छत्रपति शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को, क्योंकि शिवाजी भी नेवल सुपीरियरिटी में काम किए थे उन्होंने भी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों चलाया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए चलाया गया था कि जमीन पे तुम राज करो, समुद्र पे मेरा राज रहेगा, पुर्तगालियों का राज रहेगा। तो किसने चलाया था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस डी अल्मीडा के बारे में बोला जाता है ये फर्स्ट गवर्नर था, और अल्बुकर्क जो है इसके बाद का गवर्नर आएगा, ठीक है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है, और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी गवर्नर है। सबका कहानी आएगा धीरे धीरे। फिलहाल अल्मीडा का 2-3 कहानी और, कि अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी दिया था
अल्मीडा का एक और कंट्रीब्यूशन, अल्मीडा का एक और कंट्रीब्यूशन ये है कि अल्मीडा ने जो पर्शियन गल्फ है और बाब एल मंदेब जल संधि है, उस सारे इलाका को पुर्तगालियों के अंदर मिलाया था। वो सब स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। ठीक है, इट्स रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय? सेम अल्मीडा। टाइमलाइन बताइए इसका, अलग टाइमलाइन पूछता नहीं है, ध्यान रखिएगा। टाइमलाइन अगर आप लोग को नहीं भी याद हो रहा है, घबराने वाला बात नहीं है। 1505, ठीक, 1505 से 9। और उसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाली साम्राज्य, असली फाउंडर है। हाँ, फिर से आसान क्वेश्चन है कि किसने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? तो स्वागत किया था किसने? ज़ैमोरिन ने। Who among the following visitor to India did not belong to the Portuguese country? ठीक है, तो कौन सा ये, इसमें से कौन जो है वो पोर्तुगीज नहीं है? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी कहाँ का रहने वाला है? पीटर मुंडी है इंग्लैंड का निवासी। ठीक है ना। बाकी दुतर्ते बारबोसा, डोमिंगो पाएस, फर्नांडो न्यूनेज, ये सब पुर्तगाली है। ये लोग कब आया था? ये सब आया था विजयनगर साम्राज्य में सब रहा था। ठीक है, और पीटर मुंडी किसके समय में आया था? ये अकबर के समय में आया था। और ध्यान रखिएगा, पीटर मुंडी बिहार भी विजिट किया था। आप लोग बीपीएससी भी देते ही होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो ये सब आपको देखिए, पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के समय में आया था। शाहजहां के समय में भारत आया था। चलिए मैच कीजिए। वास्को डी गामा, जल्दी बताइए। वास्को डी गामा पोर्तुगीज, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, और तस्मान हॉलैंड। ठीक है, कैप्टन कुक ने किसका खोज किया है? किस देश का? न्यूजीलैंड का खोज किया है। तस्मान ने तो तस्मान का किया है। तस्मान कहाँ पे है? तस्मान कहाँ पे है? तस्मानिया कहाँ है? एक देश है तस्मानिया। एकदम सही। क्रिकेट देखते हैं क्या? हाँ ठीक है, एकदम सही। ठीक है, क्रिस्ट तो हो गया। चलिए देख लीजिए इसको एक बार। इसको भी कूटने वाला है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, निनो डे कुन्हा, पेड्रो अल्वाज कैब्रल और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए चलिए एक एक करके बताइएगा। अल्बुकर्क का क्या कंट्रीब्यूशन है चारों में से? गोवा का। किससे छीना था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। ठीक है, हम लोग का भारत में सबसे जो महंगा आम आता है उसको हम अल्फोंसो आम कहते हैं, जिसको बाद में अभी हमारी सरकार नाम बदल चुका है, रत्नागिरी आम कर दिया गया है। वो इन्हीं के नाम पे है। और वो जो आम है वो हमारा लोकल आम नहीं है। वो वैरायटी कहाँ से आया था? ये लेके आए थे ये ब्राज़ील से, क्योंकि उस वक्त पुर्तगाल जो है ब्राज़ील पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। और एक और चीज़, हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या फिर जो आलू, आलू तो समझिए कि वो एकदम पूरी तरह से पुर्तगीज़ है। वो जो मराठी लोग वर्ड बोलता है आलू के लिए, बटाटा एक स्वतः स्पेनिश वर्ड है। जैसे इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं आलू को, स्पेनिश में आलू को बटाटा कहते हैं। तो आज के लोग में बटाटा पूरी सब खाते हैं। हाँ, बहुत लोग भारत में समझता है कि जो पूरी होता है उसको बटाटा बोलते हैं, बटाटा आलू को बोलते हैं। और आलू स्पेनिश वर्ड है। ठीक है, अल्बुकर्क का ये सब है। टोबैको, लोग जो खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब भाई का देन है। हाँ। फिर उसके बाद निनो डे कुन्हा का क्या कंट्रीब्यूशन है? हाँ, ये कब किया था? ये पहले पुर्तगाली हेडक्वार्टर था, वो कोच्चि से गोवा में कर दिया था। कब किया था? 1534 के आसपास में किया था, 1530 में किया था। इसका टाइमलाइन था 1529 से 1534। हाँ, 1530 में इसने किया था। पेड्रो अल्वाज कैब्रल, इनके बारे में कुछ जानते हैं?
हाँ सही। ये एक नॉर्मल व्यापारी था, वास्को डी गामा का देखा देखी, एवरेज कैब्रल ने भारत में 1500 में भारत में आगमन हुआ था। और लास्ट है आपका अल्मीडा, अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको एक और नाम बोलते हैं कार्टेज पॉलिसी, कंफ्यूज नहीं होना है, कार्टेज पॉलिसी। चलिए बताइए, दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सन फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन। जन्म स्थान बोल रहा है, जन्म स्थान ध्यान रखिएगा, कर्म भूमि नहीं, जन्म भूमि। ये चलिए क्रिस्टोफर कोलंबस बताइए। इटली, ठीक है, इटली अगर मिला लिए तो बाकी सब मिला ही लीजिएगा। फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का है? फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का है? हाँ, आंसर इसका क्या क्या है देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का है। और हाँ ध्यान रखिएगा कि इटली में बहुत सारे जो व्यापारी थे जो भारत में आए थे, उनका जन्म स्थान इटली था। तो इटली के लोग जो है फ्रांस के माध्यम से, स्पेन के माध्यम से भारत क्यों आते थे? कोई आइडिया? क्योंकि पुनर्जागरण का स्थल कहाँ था? वेनिस। वेनिस कहाँ पे है? वेनिस इटली में है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बोल रही थी ना कि दिल्ली में जो वेनिस में जो नाला है, वेनिस में जहाँ पे लोग नाव चलाते हैं वो क्या है? नाला है। हाँ, नहीं वो हम लोग ही बना सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ सिविक सेंस की कमी है। तो देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे, कार्टियर फ्रांस के थे, फ्रांसिस ड्रेक यूके के थे, और फर्डिनेंड मैगलन ये पोर्तुगल के थे। Who were the first Europeans who came to India for trade? ये थोड़ा इस पे हम लंबा एक्सप्लेनेशन देंगे। हाँ, सबका टाइमलाइन बताइएगा। पोर्तुगीज तो आया 1498 में, ठीक है। उसके बाद से डच कंपनी बना कब ये बताइए पहले, और सब कंपनी बनने के पीछे का डच। देखिए, भारत में अगर आने का आप सिलसिला देखिएगा तो डच आया 1605 में, अपने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा दिया। अंग्रेज आया तो अंग्रेज फैक्ट्री नहीं लगा पा रहा था, ठीक है ना। 1600 ये आपका क्या कहते हैं, कैप्टन हॉकिंस आएगा 1608 में, हाँ जहांगीर के पास में, और फैक्ट्री जाके अल्टीमेटली लगेगा 1613 में सूरत में। हालांकि एक फैक्ट्री लगाने का प्रयास मसूलीपट्टनम में किया था 1611 में, लेकिन वहाँ से क्या हो गया था कि लोकल विद्रोह हो गया था, समझे। तो अब देखिए, पहला पोर्तुगीज आया कब? 1498 में। में आया आपका पोर्तुगीज। पोर्तुगीज को देखा देखी अगला कंपनी जो बना वो कौन बना? वो बना ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बना ईस्ट इंडिया कंपनी? हाँ, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के पीछे कहानी यह है कि शुरुआत में स्पेन और पुर्तगाल ने बड़े बड़े जहाज बनाए और अपना एरिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। स्पेन उधर कब्जा कर रहा था और पुर्तगाल इधर कब्जा कर रहा था। अब हो क्या रहा था कि धीरे धीरे यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा था, बड़ी महाशक्ति बनती जा रही थी। 1588 में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ध्यान रखिएगा, 1588 में स्पेन अटैक्ड ब्रिटेन। स्पेन किस पे अटैक करेगा? ब्रिटेन पे। लिख लीजिएगा ये अगर कोई फैक्ट लिखना है तो लिख लीजिएगा कि 1588 में स्पेन अटैक करेगा किस पे? ब्रिटेन पे। जब स्पेन अटैक करेगा और ब्रिटेन बुरी तरह जब परास्त होगा तो हारने के बाद इंसान अपना स्ट्रैटेजी, अपने आप का आत्ममंथन करता है, ठीक है ना। जब भी कोई इंसान
जैसे आप लोग का कभी कोई एग्ज़ाम निकलेगा तो आप लोग खुश रहिएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा। उसी प्रकार से ब्रिटेन भी हारने के बाद से स्पेन से आत्ममंथन किया, आत्मचिंतन किया और बोला कि हम लोग क्यों हार गए। तो हारने का मुख्य कारण था कि हम लोग यूरोप में, ब्रिटेन जो है यूरोप में देखिएगा कि अलग थलग है, थोड़ा आइलैंड कंट्री है, यूरोप से थोड़ा अलग है। और इस कारण से क्या हो रहा था कि वो लोग व्यापार अच्छा नहीं कर रहा था। व्यापार अगर नहीं कीजिएगा तो पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो आपके पास आपका शक्ति धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे अवध ओझा बोलते हैं ना, ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। आपका अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धीरे धीरे आपका साम्राज्य मजबूत हो जाएगा, और अगर आप अर्थव्यवस्था आपका मजबूत नहीं है तो आपका साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगेगा। चाइना क्या किया अपने आप को, पहले अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लड़ता है किसी से नहीं लड़ता, खाली धमकी देगा, अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। जब एक समय एक बहुत मजबूत हो जाएगा तब वो देखेगा। हाँ हाँ, फिर तो देख लेगा। हाँ नहीं, अभी तो ट्रम्प जैसा आदमी जो है ना, वो चाइना का रफ्तार को और चाइना के विकास के रफ्तार को और आगे बढ़ा रहा है। हाँ, तो ये इधर तो बता दिए कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगा। क्यों? आफ्टर डिफीटिंग बाय स्पेन, तो 1600 में बनेगा। और 1600 में जब इंग्लिश बनाएगा अपने कंपनी, उसी प्रकार से डच वाले बोलेंगे कि हमारे पास तो कोई राजा, चूंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बन रहा था तो उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ उसको चार्टर देती है, सपोर्ट करती है। डच वाले यही बोलेंगे कि भाई हमको तो कोई सपोर्ट नहीं है, हम लोग क्या किया जाए। तो डच वाला कैसे बनाएगा कंपनी? हाँ, डच वाला कंपनी ऐसा बनेगा कि वहाँ के व्यापारी लोग इस जगह मिलेंगे और बोलेंगे कि हम लोग को एक कंपनी बनाना है, तो जिसके पास 10 रुपया है वो अपना स्टॉक खरीदिए, जिसके पास 100 रुपया है वो स्टॉक खरीदिए। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया। जैसे आज हम लोग शेयर जो बाजार करते हैं वो किसका देन है मालूम है? डच का देन है। इसने इनोवेशन किया। इनोवेशन ऐसे किया कि वहाँ का जो एक बड़ा बिजनेसमैन था बोला था कि मेरे पास कुछ फिक्स कैपिटल है, आप लोग, हम एक बड़ा कंपनी बनाना चाहते हैं, आप लोग 10 रुपये दीजिए, किसी कोई 100 रुपये दीजिए, कोई 1000 रुपये दीजिए, और प्रॉफिट के अनुसार आप जितना दिए हैं हम उसके अनुसार आपको वो पैसा वापस करेंगे। तो यहाँ से 1602 में बना डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसलिए डचों को पूंजीवाद के पिता माना जाता है, पूंजीवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि डचों ने ही ये काम किया। और चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना? हिंट, उस साल आर्य समाजी बना था। 1875। और क्यों बना? उसके पीछे भी कहानी ये है कि जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, अमेरिका में सिविल वॉर कब से कब तक हुआ था? वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग एकदम नहीं पढ़े हैं? हाँ, बीपीएससी वाले हैं ना। हाँ, तो देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोग को एज मिल जाएगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा ना। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जब मेरिट छड़िएगा ना, तब लगेगा यार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था। इसलिए वो इसलिए हुआ था, अमेरिका का सिविल वॉर हुआ था 1861 से 1865 के बीच में, ठीक है, अमेरिका का सिविल वॉर। और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अब देखिए, जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, जब अमेरिका में क्या 1861 से 65, 1861 से 65 हुआ था जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था। उस वक्त चूंकि सिविल वॉर में फैक्ट्री वगैरह चलता नहीं, लोग युद्ध लड़ रहे थे, डर का माहौल था। तो उसी समय जो ब्रिटेन में और अलग अलग देशों में जो कॉटन का डिमांड हुआ करता था, वो सारा कॉटन का डिमांड अमेरिका देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके फैक्ट्री सारे बंद हो गए थे। और उसी वक्त भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादक, कॉटन का उत्पादक कौन राज्य है? अभी तो गुजरात है। पहले गुजरात और महाराष्ट्र तो एक ही था, पहले तो एक ही था ना। 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट अलग हुआ है, तो पहले तो एक ही प्रांत था ना, क्योंकि वहाँ पर रेगुर मिट्टी पाई जाती है, और रेगुर मिट्टी में ही जो ब्लैक सॉइल होता है उसी में कपास उगता है। तो कपास का डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गया, और कपास का कपड़ा का डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गया, जिस कारण से जो कपास के व्यापारी थे वो लोग भी अपना शेयर बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको अचानक से बहुत ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ गया।
और वही पेड़ के नीचे वो लोग 1861 से पैसे, जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, पेड़ के नीचे वो लोग दलाल स्ट्रीट पे वो लोग शेयर बेचा करते थे, खरीदा करते थे। धीरे 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 जब लोग पैसा होना शुरू हुआ तो एक बिल्डिंग बनाए, और अब देखिए शेयर मार्केट का इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट में। तो 1875 में हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना है। ठीक है, एक और होता है, ये हालांकि इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा आपको, सेंसेक्स और निफ्टी। ठीक है ना, निफ्टी कौन जारी करता है, सेंसेक्स कौन जारी करता है? ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स जारी करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है एनएसई, वो जारी करता है निफ्टी। एन से एनएसई, एन से निफ्टी, ये सब एकदम फैक्ट क्लियर रहना चाहिए आप लोग का। ध्यान हो गया इधर कि अंग्रेज का कंपनी कब बना? 1600 में। इधर टॉपिक बाजिए, अंग्रेज कब बना, इंग्लिश इंडियन कंपनी कब बना? 1600 में। डच वाला कब बना? 1602 में। हाँ, अब ये बताइए लास्ट ये वाला, ये कब बना? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना? 1664 में, 1664 में, 1664 में। हाँ, क्यों बना? क्योंकि जब इसका जो पड़ोसी था और इससे सबसे ज़्यादा जो जलन जिससे जलता था अंग्रेजों से, उसका नाम था फ्रांस। ये देश जो है हमेशा ये दोनों का राइवलरी चलते रहता था, इंग्लिश और फ्रेंच का। अब जब इंग्लिश आगे बढ़ रहा था, फ्रेंच को लगा कि इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, तो इसका जो एक वित्त मंत्री हुआ करता था कोलबर्ट, उसने ही आदेश दिया कि भैया एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया जाए और भारत के साथ व्यापार किया जाए। और 1664 में ये कंपनी बना, और 1668 में इसने सूरत में अपना एक फैक्ट्री लगा दिया। सूरत में अपना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक फैक्ट्री लगा दिया। हाँ, बस ज़्यादा अलग नहीं है, बस इंग्लिश और डच के बीच में। इंग्लिश कंपनी पहले बना, ठीक है ना, लेकिन भारत में लेट से आया। डच लेट से बना लेकिन पहले आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन कभी ये भी पूछ देता है कि ये क्या कहते हैं, वास्को डी गामा जब भारत आ रहे थे तो दोबारा भुला गए थे, तो वहाँ से, हाँ, गुजराती था अब्दुल माजिद, उसने उनको रास्ता दिखाकर लाया कि आइए भैया व्यापार कीजिए। और हाँ, पुर्तगाली आए सबसे पहले थे और गए भी सबसे लेट से। कब गए थे? 1961 में, ऑपरेशन पोलो नहीं, पोलो तो हैदराबाद वाला था, विजय, ऑपरेशन विजय। ठीक है। हु वाज द रियल फाउंडर? ऑब्वियसली अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क का, हाँ, अल्बुकर्क एक और काम करवाया था, दो काम इसका अल्बुकर्क का बताना भूल गए। एक, सती को बैन किया था, और दूसरा बोला था कि मैरिज द लोकल वुमेन। क्यों? क्योंकि बोलता था कि भारतीय संस्कृति में दामाद को बहुत इज्जत दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप भारतीयों के दामाद अगर बन जाइएगा तो आप इस सोसाइटी में अपने आप को ढाल लीजिएगा। ठीक है ना, हो गया। बाकी तो उनके बारे में बता चुके हैं कि कॉमर्शियल क्रॉपिंग में क्या क्या, ड्राई फ्रूट्स। कुछ दिन पहले करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, गोवा में एक जीआई टैग मिला है। कुछ दिन पहले गोवा में एक जीआई टैग मिला है, काजू फेनी। काजू फेनी क्या होता है? वहाँ का लोकल दारू होता है। ठीक है ना, काजू फेनी जो होता है किससे बनता है? काजू से बनता है। तो काजू वहाँ पर गोवा में लाने वाला व्यक्ति कौन है? अल्बुकर्क है। ठीक है ना, भारतीयों में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। गलत। कब किया था?
1510 में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, कब्जा कर लिया था। और बाद में 1530 में नीनोहा डकुना ने इसे गोवा को राजधानी बना दिया था। फैक्ट क्लियर। दूसरा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला। डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। 1746 में कब्जा किया था। ठीक है, तो पोर्तुगीज अल्बुकर्क जो है कब कैप्चर किया था? 1510 में। ये जो है ये किस युद्ध का बात कर रहा है? जो चौथा ऑप्शन है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो किस युद्ध में, कौन सा युद्ध में ये कब्जा किया था? वो जो भयानक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, 3 फेज में हुआ था। कर्नाटिक युद्ध, हाँ कर्नाटिक वॉर जो हुआ था, उसी में ये घटना हुआ था, डुबले वाला। ठीक है ना। At which one of the following places did Portuguese build their first fortress? तो पहला तो किला कहाँ बनाया था? आपका कोच्चि ने बनाया था। कब बनाया था? 1503 में। पहला देखिए कोच्चिन बनाया था 1503, और उसके बाद से दूसरा कहाँ बना था? कन्नौर और जंजीबा 1505। हाँ, who were the first European to set up trade centers in India? तो आप फिर से आप टाइमलाइन बताइएगा, हम पूछेंगे आप लोग से बारी बारी से। पोर्तुगीज बताइए कब आए, पुर्तगाली कब आए भारत में? 1498। ठीक है। डच 1600। भारत में कब आए? भारत में बना तो 1602 में, ठीक है फाइन। भारत में कब आए? 1605। 1605 में उन्होंने पहले फैक्ट्री कहाँ लगाए? मसूलीपट्टनम में। ये अपना पहला किला बनाए कहाँ? कोचिन में 1503 में। ये अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाए? 1605 मसूलीपट्टनम में। इंग्लिश 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस। हाँ, किस कौन जहाज से आया था कभी कभी ये पूछ लेता है। हाँ, रेड ड्रैगन वाला। और फ्रांसीसी कब आया भारत में? 1668 में। क्या? अच्छा, ओ वो खुद कप्तान थे। अच्छा। एक सवाल ये भी था केजी में कि कैमरा बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, कि ये सवाल ये था कि गांधी जी की बकरी का नाम क्या था? आप लोगों को मालूम है? ये नहीं, वो केजी का टेस्ट सीरीज में, खान सर का जो टेस्ट सीरीज है उसमें, हाँ तो हो सकता है वहीं से सवाल उठाया हो। मालूम है आप लोग को? हाँ, ऑप्शन है कि उनके नाम, उस बकरी के नाम पे हमारे देश में एक महिला मंत्री है, बहुत काफ़ी पावरफुल महिला मंत्री है। ये हिंट है। हाँ, करंट में भी। हाँ, पहले वाला नाम बोल दीजिए उनका। निर्मला। निर्मला बकरी का नाम था। हाँ, क्या? नहीं, सब इतना डीप में नहीं जाएगा। देखिए, हम बता रहे हैं आप लोग को कि फैक्ट पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, लेकिन जो जो भी टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, ठीक है, आप अगर एक किताब या तो घटना चक्र या तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो भी पढ़ रहे हैं उसको 3 से 4 बार पढ़िए, मैक्सिमम याद कीजिए एक ही बुक को, और बाकी कहीं ना कहीं टेस्ट देते रहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन का फ्लो बनते रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछ ही दिए जाएंगे जो आपके दिमाग काम नहीं करेगा, या फिर हो सकता है आपसे जान के भी गलत हो जाएगा। देखिए, कंपटीशन निकालने का एक तरीका यही होता है कि आपको जो टफ क्वेश्चन होता है वो सबके लिए टफ होता है, लेकिन आपको आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मतलब बहुत बार लोग देखता है ना, एग्जाम दे के आएगा, निकलेगा, 10 मिनट बाद देख डिस्कस करेगा, अरे यार गलती हो गया, ये तो आसान था। वो नहीं होना चाहिए। खाली टफ क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो सबका होगा, लेकिन जो इंसान आसान क्वेश्चन गलती कर देता है, आता हुआ क्वेश्चन गलती कर देता है, सिली मिस्टेक कर देता है, वो अपना कॉम्पिटिशन से नाम हटा लेता है। और इस बार सीट ज़्यादा है, ठीक है। पिछले बार कितना कट ऑफ गया था आप लोग को मालूम है? दरोगा के प्री का हाँ, जनरल का मतलब 100 में 65 गया था जनरल का पिछले बार। 1200 सीट था, 1275 सीट था, 65 गया था।
इस बार समझिए कि इस बार कट ऑफ और कम ही जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को सेम अगर लेवल का रहा तो कट ऑफ नीचे ही गिर जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसलिए आप लोग को जो भी तैयारी करना है, कंटेस्ट करना है, और करंट अफेयर का क्या सीन है आप लोग का? हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग जो है एरोटेरिया अभी तक नहीं निकाला है तो स्पीडी ही कीजिए। स्पीडी थोड़ा बोरिंग टाइप का बुक है। हाँ, स्पीडी पढ़ने में वो रूम, हाँ, अगर दो दो काम कर सकते हैं, या तो आप आई दृष्टि वाले ले सकते हैं, और नहीं तो हम सजेस्ट एडिटोरिया ही करेंगे। एडिटोरिया को भी मैक्सिमम टाइम आप उसको रिवाइज कीजिए, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है आपको, जो उसका पीछे का 800 क्वेश्चन रहता है, 700-800 क्वेश्चन, उसको पूरा दोबारा देख जाना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाला। अगर नहीं हो रहा है एडिटोरिया का, तो जो बीपीएससी तक का जो सेट है ना, तो बीपीएससी वाला के समय एडिटोरिया आया था, वही वाला उठा लीजिए, वो पढ़िए, फिर अभी उसके बाद का एडिटोरिया जो है दे देगा। क्योंकि स्पीडी हम जानते हैं, हम भी आप लोग इधर छात्र रहे हैं, और स्पीडी बहुत बोरिंग किताब है। मतलब आज की डेट में एआई के ज़माने में स्पीडी जो है ना, लगता है कि 60 के दशक की किताब है। हाँ, चलिए आइए इधर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एमॉन्ग द फॉलोइंग बेंगा एस्टेब्लिश्ड बाय पोर्तुगीज, बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। हुगली। चलिए, 1534 में पोर्तुगीज ऑब्टेन परमिशन सतगांव। देखिए, पहले पुर्तगाली लोग कहाँ है, पश्चिमी घाट पे आए, धीरे धीरे वो एक्सपैंड किए किधर, पूर्वी तरफ, और 1534 में वो बंगाल की तरफ आए, और फिर कुछ दिन बाद वो आ जाएंगे किधर, हमारा पटना कॉलेज। गए हैं कभी आप लोग? पटना कॉलेज किसका फैक्ट्री है? पटना कॉलेज जो है वो डच का फैक्ट्री था, ठीक है, 1632 में बनाया था। और इवन जो हमारा जो पुराना डीएम ऑफिस है, वो भी वहाँ जो पुराना जो समाहरणालय जो है, जहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं, वो भी डचों के द्वारा ही बनाया हुआ बिल्डिंग था। हाँ, नेपाली कोठी है एक, नेपाली कोठी, वो भी सब वो डेंस का बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब लोग ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करेगा। तो 1534 में बंगाल में एक्सपैंड करेगा, और किससे ये मांगेगा, गियासुद्दीन महमूद शाह से, वहाँ के लोकल नवाब से ही ना परमिशन लेकर बनाएगा। तो लोकल नवाब कौन था वहाँ का, गियासुद्दीन महमूद शाह। अब पौंडीचेरी के बारे में कहानी शुरू करते हैं। पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे? नहीं, ठीक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को कभी कब्जा नहीं किया। कौन सा कथन सही है? सही। अंग्रेजों ने, तो आपको लग रहा है कि अंग्रेजों ने कहीं पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया होगा? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने तीनों कर्नाटक युद्ध का इतिहास नहीं पढ़ा है। जो तीन, ठीक है, तो केवल इसमें एक सही है। देखिए, केवल एक सही है। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अब बात करते हैं थोड़ा पौंडीचेरी का। तो पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाले पहली शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली, चूंकि पुर्तगाली जान लीजिए कि पुर्तगाली मेन लैंड पे जमीन कब्जा नहीं करता था। पुर्तगाली कहाँ कब्जा करता था, सिर्फ कोस्टल इलाका पर, गोवा, कोचिन, मैंगलोर, आपका हुगली, चिंसुरा, ये सब एरिया पे कब्जा करता था। और पौंडीचेरी पे भी उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद से पौंडीचेरी को धीरे धीरे अलग अलग हाथों में पौंडीचेरी जाता रहा। पुर्तगालियों से पौंडीचेरी को छीना किसने? पुर्तगाली से पौंडीचेरी को छीना था शुरू में डचों ने। डच के बाद से वो चला गया किसके हाथ में? वो चला गया अंग्रेजों के हाथ में, और अंग्रेजों के हाथ से वो चला गया आखिरी में फ्रांसीसियों के हाथ में। और अल्टीमेटली फ्रांसीसी वहां से कब गए ना? फ्रांसीसी वहां से गए सन 1954 में, हमारे आज़ादी के 7 वर्ष बाद। हमारे आज़ादी के 7 वर्ष बाद पौंडीचेरी, जिस तरह से गोवा 1961 में आज़ाद हुआ है,
पौंडीचेरी 1954 में आज़ाद हुआ है। इससे जुड़ा हुआ एक कहानी भी यह है कि पौंडीचेरी जब 2011 या 12 में लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, उसमें फ्रांस जो है फाइनल पहुंचा था और फ्रांस जीत गया था। तो फ्रांस जीता था तो पौंडीचेरी में बहुत मतलब हाई लेवल का जश्न हुआ था। मतलब ऐसा जश्न हुआ था जैसे लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, ठीक है ना, उस तरह का जश्न हुआ था। और उस वक्त वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी हमारी किरण बेदी जी। और हाँ, पौंडीचेरी से एक और लिंक है, अरबिंदो घोष, नाम सुनेंगे आप लोग, आगे पढ़ाएंगे आपको। लाल बाल पाल और घोष, अरबिंदो घोष, जो हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कहाँ पे संत बन गए थे और कहाँ जाके संत बने थे? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में जाके संत बने थे। वहाँ पर इनका अभी भी ऑरोविल आश्रम है पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी क्यों भागे गए थे? इसलिए भागे गए थे क्योंकि पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था और वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस आके उनको अरेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो पौंडीचेरी में रहते थे। पौंडीचेरी का फिलहाल नाम बदल के क्या हो चुका है? पुडुचेरी हो चुका है। और हाँ, यूटी है ये, लेकिन यूटी विद विधानसभा है। यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के साथ साथ ये विधानसभा भी है यहाँ पर, दिल्ली और पौंडीचेरी। अब आइए, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी का भी हो गया स्टेटमेंट ये। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हुगली का उपयोग बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए अड्डे के रूप में किया जाता था। किसके द्वारा? हाँ, समुद्री लुटेरा कौन लोग था? पुर्तगाली लोग था, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग का था यही मानना था कि अगर आप हमको टैक्स नहीं दीजिएगा, आपका जहाज पे हम लोग लूट लेंगे। और पुर्तगाली लोग एक और चीज़ करता था, जहाज पे छोटा सा मोबाइल कैनन वॉरफेयर रखता था, वो तोप, छोटा वाला तोप, कि जो अगर नहीं देता था उसको तोप से उड़ा देता था। हाँ, एक कहानी भी देख लीजिए कि पुर्तगालियों ने हुगलियों को बंगाल की खाड़ी समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। 1632 में शाहजहां के शासनकाल के दौरान बंगाल गवर्नर कासिम खान ने अतः 1000 पुर्तगालियों को वश में करके बंदी बना दिया था। तो इतना ज़्यादा ये लोग लूटपाट मचा रहा था कि शाहजहां को कासिम खान को भेजना पड़ा था कि भाई इसको रोको, और कासिम खान ने 1632 में से रोक के भी दिखाया था। और ये वर्ष 1632 वही है जब पटना में डचों ने अपना फैक्ट्री लगाया था। सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम आपको पूरा जॉब 4 नौक, ठीक है। तो अब देखिए, 3 शहर बना था अंग्रेजों के समय में, 3 सिटीज। कौन? मद्रास, हाँ, कलकत्ता और बॉम्बे। कैसे कैसे बना था, इसका कहानी आप चलिए। पहले अंग्रेजों का पहले फैक्ट्री कहाँ हुआ करता था? पश्चिमी इलाका में, सूरत, ठीक है। ईस्टर्न इलाका में अंग्रेज लोग कहाँ अपने फैक्ट्री लगाए हुए थे? शुरू में लगाए थे हुगली में और कुछ लगाए थे मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद नाम सुनते हैं अभी? हाँ, हमारे फेमस क्रिकेटर यूसुफ पठान जी यहाँ के सांसद हैं, इरफान पठान के भाई। और दक्षिण में शुरुआत में वो आए कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए कहानी क्या हुआ। 1666 में, 1666 में अंग्रेज लोग यहाँ फैक्ट्री लगाया हुआ था, लेकिन 1666 में हम होप करते हैं कि आपको मध्यकालीन कहानी थोड़ा बहुत मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो समझ जाइए। यहाँ से छत्रपति शिवाजी, जो मराठा साम्राज्य के नेता थे, छत्रपति शिवाजी ने 1666 में सूरत पे आक्रमण किया। ये बात जानते हैं आप लोग? क्योंकि सूरत वो एरिया था जहाँ से मुगल सबसे ज़्यादा
रेवेन्यू आता था। तो छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, 1666 में यहाँ पर सूरत पे हमला किया और भरदम लूटपाट मचाया, सूरत को एकदम आग के हवाले कर दिया। बहुत सारे व्यापारी को, मारवाड़ियों को लूटा गया, मारा गया और उससे रंगदारी वसूला गया। उसी दौरान जो वहाँ पर फ्रांस का फैक्ट्री और यूरोप का, अंग्रेज़ों का फैक्ट्री था, मराठा फोर्सेस ने अंग्रेज़ों की फैक्ट्री को भी नहीं छोड़ा, उसको भी लूट लिया। अब अंग्रेज लोग बोला कि यार मराठा और मुगल की लड़ाई में हमको काहे पीस दिए, ठीक है ना। तब ये लोग सोचा कि भाई हम लोग को कोई ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ से हम लोग को कोई परेशान नहीं करे, तंग नहीं करे और वहाँ से हमको व्यापार करना भी आसान हो। हुआ क्या था, इसी के कुछ साल पहले 1661 में एक विवाह हुआ था। पुर्तगाल और अंग्रेज के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स और कैथरीन ब्रिगेंजा के बीच में एक शादी हुई थी, जिस शादी में ये बॉम्बे के पास 7 छोटा छोटा आइलैंड हुआ करता था, सैलसेट, माहिम, इस तरह का आइलैंड हुआ करता था। ये 1661 के ब्याह में क्या हुआ कि प्रिंस चार्ल्स को दहेज में मिल गया ये 7 आइलैंड। उस वक्त ध्यान रखिए, उस वक्त बॉम्बे नाम नहीं था, ये 7 आइलैंड था, सैलसेट था, माहिम था, मालवी था, इस तरह का 7 आइलैंड था। और इसको मिल गया किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ने गेव इट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कितना में, 10 पाउंड्स ईयरली। तो ये यहां पर तो सूरत में जब अटैक हुआ तो जॉर्ज ऑंगियर नाम का एक आर्किटेक्ट था, एक इंजीनियर था, उनको लगा कि इस अभी राइट टाइम है, हम लोग अपना फैक्ट्री को सूरत से हटा के कहीं और ले चलते हैं। और तभी उनको ध्यान आया कि 7 आइलैंड पे, तो 7 आइलैंड को 1666 से 7 आइलैंड को भर भर के, मिट्टी से भर के 7 आइलैंड को जोड़ा गया और बनाया गया एक शहर, जिसका नाम रखा गया बॉम्बे। उसमें से सबसे जो बड़ा आइलैंड था, जिसको बोलते थे मुंबा आइलैंड, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ मुंबा देवी का मंदिर है, जैसे पटना में कैसे पटन देवी है, उस तरह से मुंबई में मुंबा देवी मंदिर है। उसी मुंबा देवी को रखते हुए, ध्यान रखते हुए इसका नाम रखा गया बॉम्बे, जिसको बाद में 1996 में बाला साहब ठाकरे इसका नाम बदल के क्या कर लेंगे, मुंबई, ठीक है ना। जो पहले बॉम्बे बोलता था, बाला साहब शिवसेना गुंडा के मारने लगता था उसको, तो अब उसका नाम क्या हो गया, मुंबई हो गया वापस से। तो बॉम्बे बना कब, 1687 में। 16 साल लग गया मट्टी उट्टी भराने में, कैपिटल शिफ्ट करने में। तो जॉर्ज ऑंगियार, बॉम्बे का फाउंडर कौन है, ऑंगियार। कब बना, 1687 में। बॉम्बे बनने की कहानी मालूम, क्लियर हो गया आपका। अब आइए साउथ में, दक्षिण में थोड़ा सा। तो मसूलीपट्टनम वाला इलाका था, ये इलाका में भी बार बार युद्ध होते रहता था, क्योंकि इस इलाका में हैदराबाद के नवाबों का या फिर उस वक्त मुगल का भी इंटरेस्ट का पॉइंट हुआ करता था। तो अंग्रेज को चाहिए था कि हमको ऐसा लोकेशन चाहिए था दक्षिण में भी जो कोस्ट के पास रहे और वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एकदम नहीं रहे, ठीक है। तो उसी वक्त फ्रांसिस डे नाम का व्यापारी था, अंग्रेज अफसर था, फ्रांसिस डे, और इसने 1639 में मद्रास नामक शहर का स्थापना करेगा और एक किला का स्थापना करेगा, जिस किला का नाम रहेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास का फाउंडर कौन है, फ्रांसिस डे, ठीक है। बॉम्बे का जॉर्ज ऑंगियार। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, किसके बारे में, कलकत्ता के बारे में। तो आप जानते होंगे कि बंगाल का नवाब और मुगल के बीच में यहाँ भी अंग्रेज पिस रहा था, तो यहाँ भी अंग्रेज को एक लोकेशन चाहिए था जो सेफ हो, नो डिस्टर्बेंस रहे, डिस्टर्बेंस नहीं हो, और समुद्र के किनारे हो। तो इसी के लिए उसने वहाँ के नवाबों से
3 जमींदारी खरीदा, सुतानोती और कालीकता। कितना में? कितना में? ठीक है, कितना में? जितना में छोटा बोतल बिस्लरी का पानी खरीदते हैं, 10 रुपया में। ठीक है, 10 रुपया में ये तीनों जमींदारी खरीदा। ये तीनों में सबसे बड़ा जो जमींदारी था वो जमींदारी था कालीकता का, इसलिए शहर का नाम हो गया कैलकटा। कब बना कैलकटा? 1690 से 96 के बीच में ये शहर का शहरीकरण हुआ कैलकटा का। और कैलकटा को अभी भी मतलब 70s तक कलकत्ता शहर को माना जाता था मार्वलस पीक। इवन जो सिंगापुर शहर जब स्थापना हो रहा था तो कैलकटा का प्लानिंग देखने के लिए सिंगापुर से लोग आए थे, इंजीनियर आए थे। तो ये है हमारा तीनों शहर बनने का कहानी। ध्यान हो गया आपका? इसका जॉब चार्नॉक, जॉर्ज ऑंगियार, फ्रांसिस डे। और दिल्ली तो बहुत बाद में बना है, दिल्ली तो जानते होंगे आप, 1912 में। ठीक है ना, एडवर्ड लुटियंस और ये सब जो मिलके दिल्ली बनाए थे। और हमारे जो रायसीना हिल्स, राजमहल हिल्स आपके झारखंड में। हाँ, इतना ही था। चलिए अब आपको आगे क्या पढ़ना है ये बता देते हैं। अगला जो आपका रहेगा, जो चैप्टर्स रहेगा वो रहेगा आपका बंगाल के में अंग्रेज़ों का विस्तार, और साथ साथ जो नए प्रोविंसेस बनेंगे, नए। जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होगा, एक बात जान लीजिए हमेशा कि जब भी कोई केंद्रीकृत साम्राज्य कमज़ोर होता है तो क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर हुआ तो विजयनगर का उदय हुआ, आपका जौनपुर में शर्की वंश का उदय हुआ था, बिहार में शेरशाह सूरी वंश का उदय हुआ था। लेकिन जैसे जैसे फिर से मुगल मजबूत हो गया, एक केंद्रीकृत सत्ता आ गई, तो लोकल सत्ता जो है, क्षेत्रीय सत्ता दबने लगी। फिर जब मुगल कमज़ोर होगा तो क्षेत्रीय सत्ता क्या होगा? उभरेगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी जब 2014 से 24 में एकदम पीक पे था बीजेपी, तो सारी क्षेत्रीय शक्ति जो है दब गई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्ति उभरना शुरू हुआ, फिर क्षेत्रीय शक्ति दब रहा है। कांग्रेस आएगा तो एक समय भारत में हर राज्य में और देश में कांग्रेस का राज था। 50s से लेकर 1980s तक क्या था भारत का स्थिति? स्टेट हो या सेंट्रल हो, कांग्रेस पार्टी रहती थी। धीरे धीरे बीजेपी का भी वही हाल है, लेकिन बीजेपी का जब डिक्लाइन होगा देखिएगा फिर से क्षेत्रीय शक्ति उभरना शुरू होगा। ठीक है ना, तो वही अभी हम बताएंगे कि कैसे मुगल के जाने के बाद से, फिर 1707 से अंग्रेजों का जो मुगल औरंगजेब का जो डेथ होगा उसके बाद से कैसे कैसे मुगल साम्राज्य का विघटन होगा, और विघटन में कैसे टिप्पू सुल्तान का राइज होगा, कैसे मुर्शीद कुली खान का राइज होगा, कैसे चिनकिलिच खान का राइज होगा, कैसे राजपूतों का राइज होगा, और कैसे आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा। जो भारत में थर्ड बैटल पानीपत के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्ड बैटल पानीपत में न जीतने वाला जीता न हारने वाला जीता, तो जीता कौन था? अंग्रेज। क्योंकि लड़ाई किसके बीच में हुआ था? थर्ड बैटल पानीपत किस में? अफगान के बीच में हुआ था, मराठा के बीच में था। अफगान तो लड़ के चला गया वापस, मराठा यहाँ कमज़ोर हो गए, और बैठे हुए थे अंग्रेज। अंग्रेज माना जाता है कि अंग्रेज वो गिद्ध था जो पानीपत के युद्ध को दूर से देख रहा था और लाशों के ढेर का इंतजार कर रहा था कि सब लोग मरे। और उसके बाद से देखिए कैसे अंग्रेजों ने पानीपत के युद्ध के बाद से अपना विस्तार किया भारत में। तो सारा हिस्ट्री में क्या सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, आपको वो देखना रहता है कि किसी रास्ता पर आप चलते रहते हैं तो रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मोड़ कहाँ कहाँ आता है इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्ट्री में भी जहाँ जहाँ मोड़ आता है ना, वो मोड़ पे अगर आप पकड़ बना लिए हैं तो फिर आगे का रास्ता आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुड़ना कहाँ से, किधर मुड़ना है। समझे? तो इसी तरह से हम आपको थोड़ा सा फैक्ट बताएंगे, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव हम बता भी देते हैं आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव
ये घटना चक्र बेस्ड है। और घटना चक्र बेस्ड ऑब्जेक्टिव हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम 2 बार खुद फिजिकल दे चुके हैं दरोगा का, और हम बीपीएससी के मेंस भी दे चुके हैं। हमको मालूम है कि दरोगा इससे बाहर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, और सवाल जो पूछेगा कुछ हो सकता है लूसेंट में रहे, कुछ इधर रहे, वो हम आपको बता देंगे। अगर नहीं भी होगा तो हम गूगल सर्च करके बता देंगे आपको, कोई घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। और आप लोग कोई डाउट, कोई एग्जाम को लेके, कोई अन्य विषय को लेके, कोई स्ट्रेटजी को लेके कोई डाउट? एईडीओ का सिलेबस जो एईडीओ, देखिए एईडीओ पर एग्जाम ले रहा है बीपीएससी, ठीक है ना, और ये एग्जाम ले रहा है बीपीएसएससी। दरोगा का जो एग्जाम लेता है बीपीएस आयोग का फर्क है। पहली बात, एईडीओ का लेवल जो है वो दरोगा के लेवल से कम है। दरोगा लेवल 6 है, एसआई जो है लेवल 6 है। हाँ सिलेबस हम बता रहे हैं आपको कि क्योंकि ये जो लेवल है ये भी सिलेबस डिसाइड करता है आपका, ठीक है ना। तो एईडीओ का जो सिलेबस रहेगा उसमें हो सकता है कि आपको बीपीएससी जो है, चूंकि 935 सीट है और 9 लाख आदमी उसको फॉर्म भरा है, राइट, 10 लाख, कितना फॉर्म भरा? हाँ, जब इतना बड़ा फॉर्म भरा है ना, तो छांटने के लिए हो सकता है कि इसका लेवल थोड़ा अप कर दे, लेकिन लेवल कितना भी अप करेगा ये घटना चक्र से लेवल ये ऊपर नहीं उठा सकता है बीपीएससी। वो इसलिए भरा गया, एक बात बता रहे हैं, 100 रुपये चक्र चलते भरा गया है। जो पढ़ने वाला छात्र है वो, देखिए बोलने वाला बात है, आप देखिएगा कि पिछले बार आपको 70वीं का बीपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ था, जिसमें कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, जिसमें लोग विरोध भी कर रहे थे, आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लाठी मारा, सब मारा, लेकिन उसके बावजूद उसका कट ऑफ कितना गया? मात्र 91 गया था। और जनरल 91 गया था, और जो रिजर्वेशन वाले थे उनका 84, 85, 86 गया था। तो जान लीजिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बस सोर्स अपना लिमिटेड करिए, सोर्स को ज़्यादा मत कीजिए, एक्सपैंड नहीं कीजिए। मतलब आपका अगर लूसेंटे पढ़ रहे हैं तो लूसेंट पे आपका 3 बार 4 बार एकदम खत्म हो जाना चाहिए। घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। मेरा तो आप लोगों का सजेशन है कि आप लोग लूसेंटे पढ़िए, क्योंकि घटना चक्र तो हम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में करवा ही देंगे, ठीक है ना। हाँ, लूसेंट फॉलो कीजिए। और एईडीओ जो है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे एईडीओ का सिलेबस भी हो जाएगा। साथ साथ आपको मैथ रीजनिंग आप लोगों का कैसा है? आपका कैसा है रीजनिंग? तब आपका एईडीओ का संभावना है, तब आप बस इतना फॉलो कीजिए, घटना चक्र को फॉलो कर लीजिए और मैथ रीजनिंग की फोकस कीजिए। नहीं तो क्वेश्चन लगाइए और बराबर क्वेश्चन को डिस्कस करते रहिए। कोई फेनोमेना आते रहे दिमाग में, जैसे कि हम बताएं ना कि 1632 में जो हम आपको बता रहे थे कि शाहजहां और उसमें क्या हुआ था, जो बंगाल पे हमला हुआ था, उसी वक्त जो पायरेसी कर रहा था, मतलब 1 वर्ष में कितना सारा घटना हो चुका है, उस सारा घटना को दिमाग में रहना चाहिए आपका। 1632 में पटना फैक्ट्री भी लगा था डचों के द्वारा। 1632 में आपका पायरेसी के लिए शाहजहां ने हमला भी करवाया था कासिम खान के द्वारा पुर्तगालियों पर, ठीक है ना। 19 उसी से 32 से याद आ जाएगा, 300 साल बाद आ जाइए। 1932 में क्या हुआ था? 19, हाँ ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ 1932 में हुआ था आपका पूना पैक्ट हुआ था। आपको ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए, हर ईयर का कुछ ना कुछ इवेंट जो है ना आपके दिमाग में रहना चाहिए। 1929 में क्या हुआ था, 1928 में क्या हुआ था, 1707 में क्या हुआ था। 1707 है ये, वो साल ऐसे साल है जिसमें भारत में औरंगजेब का डेथ होगा। और उस साल वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिएगा तो उस साल यूके बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। तो एक साल से आप 4 से 5 घटना याद कर लीजिए। अगर कर लीजिएगा तो डिस्कस करते रहिए। डिस्कस जब भी करिएगा तो आपको बात ध्यान में रहेगा, और जितना ध्यान में रहेगा आपका मेमोरी उतना शार्प हो जाएगा। मेमोरी कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है, कोई अच्छा मेमोरी और ख़राब मेमोरी लेके पैदा नहीं होता है। मेमोरी सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा रील्स वगैरह कम देखिए, क्योंकि रील्स जो है आपका क्या करते हैं, आपका पेशेंस लेवल को कम करता है बस। और रील्स भी जो देखिए तो ऐसा ही रील देखिए जैसे स्टडी IQ का रील्स आता है। जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुत बार क्वेश्चन यूट्यूब पे क्वेश्चन वाला रील्स आता है कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो उस तरह के रील्स को जो है लाइक कर दीजिए। कोई अगर क्वेश्चन वाला रील्स है और एक बार 1 मिनट देख लीजिए, 30 सेकंड उसका आंसर क्या बता रहा है। तो ज़्यादातर रील्स अगर आप मान लीजिए कि 20 रील्स देखे हैं, 20 में से 10 आप देख लिए गाना होने वाला, लेकिन उसमें 10 अगर क्वेश्चन वाला देख लिए तो आधा घंटा के
एरिया जब आप इंटरटेनमेंट के मूड में थे, उस इंटरटेनमेंट के मूड में भी आप 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए। जिस तरह से अपने हैबिट में अगर बदलाव कीजिएगा तो आपको इफेक्ट दिखेगा रिजल्ट में इसका। और कोई विषय में, कोई और विषय में दिक्कत है ना? ज्योग्राफी का मैपिंग अच्छा कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम सवाल आएगा किससे? मैपिंग से। ठीक है ना? तो मैपिंग आप लोग का अच्छा रहना चाहिए। घर में मैप वैप चिपकाइए, फिजिकल मैप भी, पॉलिटिकल मैप